નમસ્તે. કેમ છો? એટલામાં ગુજરાતીમાં તકલીફ પડતી હોય કેટલા ભાઈઓ બહેનો ગુજરાતી ગુજરાતી એટલે હિન્દી સમજમાં આવે છે એવું છે. ઓકે, एक જ ને. गुजराती समझ में तो आ जाता है ना. इस बार जो शिविर हुई वो कितने लोगों ने अटेंड की थी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. તો એમાંથી મારી આજે અંગત ઈચ્છા છે કે એક બે જણા પોતાનું નાનું શેરિંગ મૂકી દે. राजेश भाई, एक छोटा सा 2 5 मिनट का, मतलब उसमें इतना ही बताना है हमें कि मेरा ध्यान इस बार कहाँ गया. जैसे जितनी बार हम शिविर करते उतनी बार कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे ध्यान चला जाता है जो आज तक नहीं गया था. और वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब उसको शॉर्ट में हम ऐसे बोलेंगे कि भाई इस शिविर की उपलब्धि क्या है. जैसे मेरा एक स्पेसिफिक ध्यान गया, मैं अपना एग्जांपल दे देता हूँ कि इसमें जो रिलेशंस है, जो मूल्य है, उसमें जो मित्र वाला मूल्य था, मित्र मित्र वाला, उसमें मेल मेल और फीमेल फीमेल के बीच में ही फ्रेंडशिप यानी मित्रता हो सकती है. हम अभी राइट नाउ हमारा ट्रेंड क्या चल रहा है, अभी ट्रेंडिंग पे क्या है कि इसकी कितनी गर्लफ्रेंड है और इसके कितने बॉयफ्रेंड है. अभी तो ट्रेंडिंग यही है ना, यानी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, बॉयफ्रेंड होना चाहिए. तो मेरा ध्यान गया कि यार ऐसा होता है कि मेल मेल के साथ ही मित्रता रख सकता है, फीमेल फीमेल के साथ ही मित्रता रख सकती है. गलत ना? ओके, उसको चेक करते हैं. उसको कितने लोगों का मानना है कि भी गलत है. ओके, फ्रेंडशिप हो सकती है, क्लियर नहीं, फ्रेंडशिप हो सकती है इतना कितने लोग मानते हैं. हाँ ठीक है, चेक करते हैं, उसको चेक करते हैं. हमें यहाँ कुछ मानना तो है नहीं. पहले दिन बताया गया यहाँ से तो प्रपोजल है, आप उसको चेक कीजिए. तो मेल फीमेल की जब फ्रेंडशिप मित्रता होती है तब देखो मेल फीमेल के बीच में कितने रिलेशंस हो सकते हैं, तो 2 ही हो सकते हैं. एक संबंध है भाई बहन का और दूसरा संबंध है पति पत्नी का. तीसरा कोई संबंध मेल फीमेल के बीच में नहीं होगा. तो ये तीसरा रिलेशन आ गया ना फ्रेंडशिप वाला. तो फ्रेंडशिप में क्या है, जब हम मित्रता करते हैं तब देखो कोई भी रिलेशन XYZ, कोई भी रिलेशन, माता पिता पति पत्नी जितने भी रिलेशंस है, तो रिलेशंस बनते कैसे हैं. जैसे 2 लोग जब जुड़ते हैं तो रिलेशन कैसे बनता है, तो रिलेशन में कुछ अपेक्षाएं निश्चित होती है. अपेक्षाएं निश्चित होती है, मतलब जब मैं पति पत्नी के रोल में हम हैं तब अपेक्षाएं निश्चित है. जैसे मानव जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाने के लिए अपने संतान आते हैं, तो जितने भी संतान है वो मानव संतान है. तो उस रेंज में हम एक दूसरे के साथ जो भाव है पूर्णता के अर्थ में, विवाह का मतलब होता है विवेक पूर्वक निर्वाह. विवेक का मतलब होता है कि अस्तित्व को जान लो, मतलब नित्य अनित्य के बीच का डिफरेंस समझ में आ जाए. नित्य क्या है, तो नित्य जीवन अमर है. अनित्य क्या है, मतलब शरीर नश्वर है, जीवन शाश्वत है. तो ये चीज जब समझ में आ जाती है उसके बाद वो यानी कि दोनों कैसे होते, पूर्ण होते.
अब आप सोचो कि एक मेल मेल है, उसके अंदर भी एक अपेक्षा निश्चित है, क्योंकि दोनों के बीच में बॉडी सेम है, यानी कि उसमें कुछ गलतियां होने की संभावना कम है, नहीं होती है। लेकिन जब मेल फीमेल होते हैं तो वो कौन से रिलेशन में जुड़ते हैं? एक गर्ल और बॉय जब जुड़ते हैं तो उनके बीच में का तो भाई बहन होना चाहिए, भाई बहन नहीं है तो क्या अपेक्षा होगी, आप सोच लो। जब किसी मेल फीमेल यानी कि बॉय गर्ल एक दूसरे को भाई बहन नहीं बोलता है तो अपेक्षाएं क्या रहेगी उसमें? निश्चित नहीं है ना, तो उसमें गलतियां होगी। अदरवाइज आप भाई बहन बोल दो। हम भाई बहन नहीं बोलते हैं तब कुछ दिमाग में ऐसी कुछ अपेक्षाएं हैं जो क्लैरिटी के साथ नहीं है। फिर जाके जो अफेयर्स होते हैं, वो सारी चीजें, जितनी घटनाएं घटती है अभी समाज में जो सामाजिक लेवल पे स्वीकृत नहीं है, ऐसी घटनाएं क्यों घटती है? क्योंकि जहां अपेक्षा निश्चित नहीं है वैसे रिलेशंस हमने रखे। और नॉर्मली आप देखो, जो जैसे आप यहाँ पे आए तो कोई नॉर्मली किसी ने नहीं बोला है कि आप जो भी फीमेल्स है इस साइड बैठो, मेल इस साइड बैठो। किसी फंक्शन में चले जाओ, किसी बड़े प्रोग्राम में चले जाओ, कोई बोलता है कि नहीं आप यहाँ पे बैठो, सब साथ में रहो? ऐसा कोई बोलता नहीं है, लेकिन फिर भी नेचुरली क्या हो जाता है अपने आप। तो फीमेल कहाँ अपने आप को सुरक्षित मानती है, मेल कहाँ अपने आप को सुरक्षित मानता है? तो जहां अपेक्षाएं निश्चित है, जहां अपेक्षाएं निश्चित है वहां पे खुद को सुरक्षित भाव पैदा होगा। अब इसको आप चेक करना, ऐसा है कि नहीं है, मानना नहीं है। तो भाव निश्चित, अपेक्षाएं निश्चित जहां है वैसे रिलेशंस में ही हम जी पाएंगे और वैसे रिलेशन ही हमें स्वीकृत हो गए। वो बाय डिफॉल्ट है, हमारे बोलने से बनाने से नहीं है, वो अस्तित्व की डिजाइन में जहां सुरक्षा का भाव रहता है। एक एग्जांपल लेते हैं, चलो कोई एक रूम है, कोई नहीं है उसमें, एक बॉय और एक गर्ल वहां पे है, दोनों के बीच में कोई रिलेशन अभी नहीं है, यानी कि रिलेशन ना होना उसका मतलब अपेक्षाएं निश्चित नहीं है। तब वो गर्ल जो है वो बॉय के साथ अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी कि असुरक्षित महसूस करेगी? दूसरा केस लेते हैं, सेम एक बॉय गर्ल एक रूम में है, कोई नहीं है, लेकिन वो दोनों भाई बहन है। उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि मेरा भाई है और मेरी बहन है। अब वो एक दूसरे के साथ सुरक्षित महसूस करेंगे कि असुरक्षित? क्योंकि वहां अपेक्षा निश्चित है। भाई इतनी सी छोटी बात है। तो रिलेशंस ऑलवेज ऐसे ही है जहां अपेक्षाएं निश्चित होनी चाहिए, मूल्य जो भी बने हैं उसमें अपेक्षाएं निश्चित होती है। ठीक है, ये मेरा ध्यान गया, पहले नहीं गया था, इस बार गया। अब आप में से कोई बताओ, कोई स्पेसिफिक है तो बताओ, आपकी इच्छा है तो आगे आओ तो अच्छी बात है। राजेश भाई यहाँ आगे ही आ जाओगे तो इधर से ठीक है सर। ठीक है, बताइए। सर इस शिविर में जैसे जय भाई ने बताया कि नेचर ने हम सबको सुख भोगने के लिए ही भेजा है एंड जो भी अपनी बेसिक नीड्स है वो दी है, बट मानव धीरे धीरे नीड से ग्रीड की तरफ जा रहा है। तो ये बात मेरे ध्यान में आई कि नीड, कुदरत ने तो हमको सब कुछ दे दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, सन एनर्जी देता है, धरती, फल पौधे, सब्जी सब देते हैं, लेकिन हम नीड से भविष्य की योजनाएं बनाने लगते हैं, इकट्ठा करने में लग जाते हैं, मेरे बेटे के लिए, पोते के लिए। तो वी आर मूविंग, मतलब ग्रीड की तरफ जा रहे हैं हम। बढ़िया, एकदम बढ़िया।
पर सर उसका एक इसमें हाँ। मेरा एक क्वेश्चन भी था, बाद में मैं आ नहीं सका। तो सर हम कैसे समझेंगे कि अभी मैं नीड पूरी हो गई मेरी और अभी मैं ग्रीड की तरफ जा रहा हूँ? नहीं, मुझे कौन से पॉइंट पे वो पता चलेगा? उसके लिए एक ही चीज़ है कि हमें खुद को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। देखो, हर एक की नीड इक्वल नहीं रहेगी। जैसे मुझे आज लगा कि यार मेरे पास हेलीकॉप्टर होना चाहिए, ये होना चाहिए, जितना सोच लो, एक बार डिफाइन कर लो मुझे इतना चाहिए। वो हम वो नहीं कर पाते। मतलब आवश्यकता है, पहले डिफाइन कर लो। कर सकता है, कोई भी कर सकता है। हम आराम से बैठ के सोचेंगे कि यार मुझे लाइफ में कितना चाहिए। तो ये जो अस्तित्व है ना, प्रकृति है, वो अपनी नीड पूरी करने के लिए है। मतलब अपनी जो आहार, आवास, अलंकार, रोटी, कपड़ा, मकान, समृद्धि के साथ है। यहाँ कोई है ऐसा जिसको वो भी नहीं अवेलेबल है? सबके पास है। तो हमारी आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए है, हमारी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण करने के लिए नहीं है। तो उस सेंस में वो जब हमारा ध्यान आवश्यकता पे चला जाता है, तब अपने आप हम आराम में आ जाते हैं। तो पहले वो डिफाइन करना पड़ता है। फिर हम बाजू वाले की गाड़ी को देख के हमारे में जेलेसी नहीं आएगी। जब हमारी आवश्यकताएं डिफाइन होगी, तब हम दूसरों को देख के प्रभावित होना अपने आप अंदर महसूस कर पाएंगे। हम हमारा ध्यान जाएगा कि नहीं यार, इससे मेरे को इफेक्ट नहीं आ रही है। क्योंकि अब हमारा ध्यान कहाँ चला गया? मेरी आवश्यकताएं तो है, और है उससे भी ज्यादा ही है मेरे पास। मेरी जितनी ज़रूरत है उससे मेरे पास ज़्यादा है। और फ्यूचर में भी मैं उसके साथ, यानी कि मैं उतना तो कर ही लूँगा जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो आज जितनी भी समस्या है वो दूसरे को देख के है। आप देखो, दूसरे को जब देखते हैं ना, तब हमारी, क्योंकि हमारी आवश्यकताएं हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं, कोई दूसरा कर रहा है। यानी कि हमारा रिमोट कंट्रोल हमारे पास नहीं है। जिस दिन हमारे पास रिमोट कंट्रोल आ गया, तो उस दिन हम आराम में आ जाएंगे। फिर हमारे पास कितना भी होगा ना, तो उसका भ्रम, यानी कि उसका अहंकार भी नहीं आएगा, और कम होने का एहसास भी नहीं रहेगा, है हमारे पास। क्योंकि हम अब जब दूसरे के साथ बात करते हैं ना, तब भी उसी एंगल से देखते हैं। जैसे मुझे लगा कि यार मेरे पास एक बढ़िया गाड़ी होनी चाहिए, एग्जाम्पल, मेरे पास इतनी सुविधा होनी चाहिए। तो जब मैं दूसरे को देखता हूं ना, तो रिलेटिव क्या आता है कि इसके पास मेरे से ज्यादा सुविधा है। तो फिर वहां पे मैं खुद को इंफीरियर फील करता हूं। इसलिए उसके साथ मैं खुल के बात नहीं कर पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर वो जेलसी आ गई। मेरे पास नहीं है, उसके पास है। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरी अपेक्षा कहाँ वहां अटकी हुई है। लेकिन जिस दिन समझ में आ गया कि ठीक है, उसके पास जो है उसको मुबारक, मेरे पास तो मेरी आवश्यकता से ज्यादा तो है, तो उस दिन आराम में आ जाएंगे। जब तक वो नहीं दिखेगा, तब तक तो पूरी दुनिया दौड़ रही है, हम भी दौड़ते रहेंगे। फिर काम करेंगे, ऐसा नहीं है। एक बार स्मिथ भाई ने पूछा था कि सर ऐसा सोचेंगे तो फिर महत्वाकांक्षाएं, मतलब खुद को मोटिवेट कैसे करेंगे शुरुआत में, मालूम है? तो मोटिवेशन चीजों को देख के नहीं आता है। सही अर्थ में मैं कौन हूं, मैं क्यों जी रहा हूं, और कैसे जीना है। क्यों और कैसे का आंसर मिलता है, तब मानव मानव बनता है। और जब मानव मानव बनता है, तब उस खुशी के साथ, एग्जिस्टेंशियल डिजाइन के साथ, अस्तित्व की जो डिजाइन है कि निरंतर सुख होने वाली, उसके साथ वो काम करेगा। अभी हमारे जितने भी सुख आ रहे हैं ना, वो संवेदना में से आ रहे हैं। तो उसका पहला स्टेप क्या है? मेरी आवश्यकताएं निश्चित हो जाए, आराम से कर सकते हैं आपका जब। और फिर उसके बाद खुद को ऑब्जर्व करना, वो डिफरेंस खुद में दिखेंगे कि मैं बहुत आराम में हूँ, पहले से ज्यादा आराम में हूँ। क्योंकि अभी भी
मेरा सुख सुनिश्चित कौन करेगा? मैं करूंगा कि दूसरा कोई करेगा? मुझे करना है, और वो हमने छोड़ दिया है दूसरों पे। मेरी लाइफ कौन चलाएगा? मैं चलाऊंगा, कोई दूसरा चलाएगा? तो अभी वो कौन चल रहा है? दूसरा चला रहा है। ऐसा है कि नहीं, वो आप देख लेना। मैं तो सिर्फ यहां से एक बात रख रहा हूं, वो सही है गलत है वो तो चेक करनी है, ऑब्जर्व करना है। तो अच्छा ध्यान गया आपका नीड और ग्रीड वाला, अच्छा ध्यान। और कोई? हाँ जी। हेलो सर, अभी आपने कहा आवश्यकताएं पूरी हो रही या नहीं, हाँ। उस पे ध्यान जाना चाहिए। तो आवश्यकताएं मेरी पूरी हो गई तो मैं महत्वाकांक्षाएं को भूल जाऊं, ऐसा आप कह रहे हैं? नहीं, भूलना किसी को नहीं है। आप काम करते रहिए जितना पूरा हो रहा है। देखो, अभी अभी भी हम क्या देख रहे हैं? मैं सिर्फ अपना देख रहा हूं, और मैं अकेला तो हूं नहीं। जैसे मेरी खुशी के साथ आपकी खुशी जुड़ी हुई है, मेरी खुशी के साथ एग्जिस्टेंशियल जितने भी चार अवस्था है वो भी जुड़ी हुई है। अब मेरी महत्वाकांक्षा कहाँ से पूरी हो रही है, मुझे चेक करना है। जैसे मैं कुछ भी कर रहा हूं और उसकी वजह से चार अवस्थाएं यानी कि पूरा अस्तित्व है कहीं न कहीं डिस्टर्ब हो रहा है, तो फिर वहां में मैं सोचूंगा। अब जैसे आज आपके पास जो है उससे बहुत गुना ज्यादा आ गया, जैसे आपके पास संपत्ति आ गई मान लो, तो अब आप डिसाइड करोगे कि यार मैं इसको क्या करूं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत पैसे आ जाते, क्या करूं? तो लोग एक गाड़ी, दो गाड़ी, तीन गाड़ी, चार गाड़ी, गाड़ी बढ़ाते रहते हैं। फिर आ गया तो क्या करूं? एक फ्लैट, दो फ्लैट, तीन फ्लैट, चार फ्लैट, फ्लैट बढ़ाते रहते हैं। अब जब जब बढ़ाते रहते हैं, अब मैं हूं एक, और मेरे लिए इतनी आवश्यकता है और मैंने बहुत कुछ रख लिया, तो उसका लोड कहां पे जाता है? प्रकृति पे जाता है। तो प्रकृति डिस्टर्ब हो जाएगी और मैं अच्छे से जी लूंगा, तो वो भी मेरा भ्रम है। अब जैसे आज बाहर जाते, रोड पे जाते हैं तो सांस लेना डिफिकल्ट है। आज हम महसूस करते हैं ना, डीसा में भी आप इस हाईवे पे जाओ, चलो, तो लगता है कि नहीं यार उससे बेटर है थोड़े अंदर आके सांस लेते हैं तो सही लगता है। रोड पे सांस लेना भी अभी डिफिकल्ट हो गया है। तो चीजें धीरे धीरे पूरा, यानी कि हम होल समझ लेंगे ना, तो मेरा पार्ट समझ में आएगा। जैसे हम बच्चों के लिए कुछ इकट्ठा कर दिया हमने, मान भी लीजिए आप, हमने बहुत कुछ इकट्ठा करके भी क्या करेंगे? सुविधा ही करेंगे ना। जैसे एक बंदा है, उसके बच्चे के लिए 5 फ्लैट रख के जाएगा, कोई 10 फ्लैट रख के जाएगा, कोई बहुत कुछ रख के जाएगा, और क्या ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? इतना। लेकिन जब नेक्स्ट जनरेशन तक ये एनवायरमेंट ही सही नहीं रहा, जैसे ग्लोबल वार्मिंग अभी बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, ये पीड़ा हमें महसूस नहीं हो रही क्योंकि हम वहां देखते ही नहीं है। हवा प्योर नहीं मिल रही है, पानी प्योर नहीं मिल रहा है, और आपने बहुत कुछ छोड़ के चले गए। क्या करेगी आपकी नेक्स्ट जनरेशन? कैसे जिएगी? बहुत कुछ दिया आपने। तो पैसों से सब नहीं आता है। हमारी दृष्टि में एक छोटी सी मिस्टेक है, हम मानते हैं कि पैसे आ जाएंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। पैसों से कुछ नहीं आता है, पैसों से चीजें नहीं आती है। ये चीज पहले पकड़ में आनी चाहिए। हम क्या मान रहे हैं, मेरे पास पैसे हो गए तो सब कुछ मिल जाएगा, यानी कि पैसों से सारी चीजें आती है, ऐसा हम मानते हैं। रियल में ऐसा नहीं है। रियलिटी क्या है? चीजें अवेलेबल है इसीलिए मिलती है। वापस बोल रहा हूं, चीजें अस्तित्व में हैं इसीलिए मिल रही है। पैसे से चीजें नहीं आती है, पैसे से हम चीजें नहीं ले सकते, वो तो एक्सचेंज है। लेकिन मान लीजिए वो कैसे पकड़ में आएगा, थोड़ा उल्टा सोचते हैं। जैसे अभी कोरोना का टाइम आया, एक एग्जांपल मैंने पहले दिया था, वापस रिपीट करता हूं। एक बहुत पैसे वाला इंसान, धनवान व्यक्ति, अपनी महंगी गाड़ी में एक सूटकेस में पैसे लेके एक स्टोर में जाता है,
और वहां पे उसको आटा लेना होता है, 150-200 रुपये का जो 10 किलो आटा आता है वो लेना होता है। तो बोल रहा है कि मुझे आटा चाहिए। तो दुकान वाले ने बोला कि भाई वो खत्म हो गया है। तो उसने बोला कि मैं थोड़ा, क्योंकि अब जिसके पास जो होगा वो देगा ना, तो उसने बोला कि मेरे 200 की जगह पे मैं तुझे 2000 रुपीज देता हूँ। अब वो क्या कर पाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या कर पाएगा, उसके पास जो पावर है वही बताएगा ना। तो उसने 200 की चीज के लिए 2000 ऑफर किए। उस दुकान वाले ने बोला कि सर मेरे पास नहीं है, लेकिन अब मेंटालिटी उसकी ऐसी बन गई कि पैसों से सब कुछ होता है। तो उसने बोला कि 2000 नहीं, मैं 20,000 देता हूं, तू मुझे आटा दे दे। दुकान वाले ने क्या बताया, नहीं, उसने पूरी बैग रख दी कि ले 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 मुझे एक आटा दे दे। क्या बोला दुकान वाले ने, उसको भी देना ही है ना, दुकान वाले को नहीं देना ऐसा नहीं है, लेकिन है नहीं, क्या करेगा वो। हम्म, क्या हुआ। हाँ ठीक है, तो देखो हर जगह पे नहीं था, वो टाइम ऐसा था, आप भी जानते हो, हर जगह पे बीच में 4-5 दिन का ऐसा आया था, मालूम है, सारे ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गए थे, और वो 4-5 दिन का, तो उसने वो ट्राई किया ही होगा ना, वो सीधा थोड़ा वहां पे पूरी बैग रख दी होगी, उसने भी 4-5 जगह गया होगा ना। वही होता है ना, अभी भी हमारे दिमाग में ऐसा चल रहा है, यहाँ नहीं मिलेगा तो यहाँ चले जाएंगे, यहाँ नहीं मिला तो यहाँ, लेकिन कहीं है नहीं तो कहाँ से लाओगे। अभी हमारे पास उस चीज की रियलाइजेशन नहीं है ना, इसीलिए हम ऐसा सोच लेते हैं। जिस दिन नहीं होगा ना, उस दिन समझ में आया, लेकिन फिर बहुत देर हो गए, फिर टाइम बहुत चला गया होगा, क्योंकि एनवायरमेंट भी अनरिवर्सेबल कंडीशन पे जा रहा है अभी। एनवायरमेंट की भी एक लिमिट होती है, उसके बाद वो रिवर्स नहीं हो पाएगा, फिर वो पूरा खत्म होगा और फिर उसके बाद सेटअप होगा। तो चीजें है इसलिए मिल रही, बस इतना ही मैं तो बताना चाहता हूं, ठीक है। बात इतनी सी पकड़नी है कि पैसों से चीज नहीं आती है, चीज है इसलिए मिल रही है। तो जितनी चीजें इस शरीर को चाहिए वो पैसों से मिल जाएगी। वो तो हमने ओके, पैसे नेचुरल है कि अननेचुरल है, अननेचुरल है। तो बस इतनी छोटी सी बात पकड़नी है कि हम पैसों से भी चीजें खरीदते हैं, और ये चीजें कहाँ है, अस्तित्व में है। तो हमें रिस्पेक्ट, सही धन कौन सा है, हम जब धन बोलते हैं तो दिमाग में सिर्फ पैसे आते हैं, रियल में सही धन क्या है। तो सही धन ये है कि जो प्रकृति ने हमें दिया है वो सही धन है। ऑक्सीजन, पानी, खाना, जो जो चीजें, जैसे एक कपड़े पहनने के लिए जो कॉटन दिया, ये सारी चीजें जो है वो सही धन है। तो वो जब पकड़ में आएगा तो अपने आप हम सोचेंगे कि यार मेरी जरूरत इतनी है, उससे ज्यादा जाने की कोई जरूरत नहीं है। राइट नाउ मिस्टेक इसलिए अभी कर रहे हैं कि हमने जानबूझ के कहीं मान लिया है कि मेरे नए और अच्छे कपड़े पहनने से सामने वाला मेरी रिस्पेक्ट करेगा, मैं महंगी गाड़ी लेके जाऊंगा तो सामने वाला मेरी रिस्पेक्ट करेगा, मैं अच्छे पद पे हो जाऊंगा तो सामने वाला मेरी रिस्पेक्ट करेगा, मैं ब्यूटी पार्लर में चला जाऊं तो सामने वाला मेरी रिस्पेक्ट करेगा। तो वो रिस्पेक्ट आपकी हो रही है कि वो आपने जो मेकअप किया है उसकी हो रही है, वो रिस्पेक्ट आपकी हो रही है कि वो गाड़ी की हो रही है। अब वो डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है कि रिस्पेक्ट किसकी हो रही है, कपड़ों की हो रही है कि मेरी हो रही है। मेरी हो रही है तो मेरा जो स्वभाव, मेरा व्यवहार, मेरा व्यक्तित्व, वो मेरी है पहचान। आप देख लो, कोई कैसे भी कपड़े में आए लेकिन अच्छा इंसान होगा तो आपको कपड़े नहीं देखोगे, आप उस इंसान को देखोगे और रिस्पेक्ट करोगे। तो कई बार हम रिस्पेक्ट पाने के लिए जो चीज पकड़ रहे हैं ना, वो उस चीज की रिस्पेक्ट है, वो हमारी नहीं है, वो पकड़नी पड़ेगी। ऐसा ही होता है ना। हम नॉर्मली क्या करते हैं, मेरे पास अच्छी सी कुछ ए हो जाए, ए हो जाए, ये होगा, अच्छे कपड़े हो गए तो कोई मुझे देखेगा, मुझे देखेगा तो मेरी रिस्पेक्ट करेगा। यार वो कपड़ों से आपकी रिस्पेक्ट नहीं होती है।
यानी रूप बल धन पद से अपनी रिस्पेक्ट नहीं होगी, वो पकड़ना तो पड़ेगा ना। यानी कि जो जैसा है वो देखना है हमें, मतलब ऐसा है हम जो नहीं है ना उसको देख रहे हैं इसीलिए दुखी हो रहे हैं। रियलिटी में जो है उसको देखो ना। कई बार हम क्लास में भी पढ़ाने जाते हैं ना, तो बच्चा किसको पढ़ता है? आप बोर्ड पे लिखते हो उसको पढ़ता है, कि आप जो कपड़े पहन के आए उसको पढ़ता है, कि वो आपको पढ़ता है? बच्चा किसको पढ़ता है? उस व्यक्तित्व को देखता है। तो पढ़ाई के लिए जो सही होगा, आज तक हमने ऐसा माना है, ज्ञान कहाँ है? ज्ञान बुकों में है, ऐसा हमने माना है, वो भी भ्रम है। ज्ञान यानी कि ज्ञान परंपरा में ऐसा है कि उसके सामने ऐसा व्यक्ति आएगा तभी वो ज्ञान जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। तो अध्ययन किसका होता है? उस इंसान का होता है। वो जो वर्ड्स लिखे हैं, शब्द लिखे हैं, उसका अध्ययन नहीं होगा। तो हमारे व्यक्तित्व में जब तक वो चीज नहीं आएगी तब तक सामने वाला आपको सम्मान देगा, उसकी संभावनाएं नहीं है। जिस दिन इंसान को खुद पे हो गया भरोसा, खुद पे भरोसा कर दिया, मतलब स्वयं पे विश्वास आ गया, उस दिन सामने वाला भी उसको रिस्पेक्ट करेगा। और उसको करना नहीं करना उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो खुद पे भरोसा करता है वो दूसरों पे भी भरोसा करता ही है। उसको फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका अभाव नहीं लगेगा कि कोई मेरी रिस्पेक्ट करे। अभी जो आइडेंटिटी की भूख है ना, आइडेंटिटी क्राइसिस है, सम्मान पाने की भूख है, वो खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मुझे ही खुद पे प्राउड है। इसीलिए पहला क्या है? स्वयं पे विश्वास। पहला स्टेप, स्वयं में समाधान या स्वयं पे विश्वास। मैं समाधानित हो जाऊं। मेरा समाधानित होना उसका मतलब मेरा खुद पे भरोसा हो जाना। अब खुद पे भरोसा हो गया तब मैं खुद की रिस्पेक्ट करता हूं। अब जब मैं खुद की रिस्पेक्ट करता हूं तो उसका अभाव नहीं लगेगा मुझे। अभी अभाव क्यों फील हो रहा है? क्योंकि मैं खुद को, मुझे खुद पे ही भरोसा नहीं है। हम जांच के देख लेना एक बार, हम खुद जांच के देख ले कि मुझ पे भरोसा है या नहीं है, और कौन कौन सी चीजों पे भरोसा है। और वो समाधान के बिना तो होगा ही नहीं। ठीक है, उसके बाद कोई शेयरिंग कर रहा है? मैं कुछ बता पाया कि रह गया? ठीक है, और कोई? कैलाश बहन? ठीक है, ओके, देखते हैं। तो फिर इस बार अच्छी रही, और कुछ डिमांड ऐसी भी आई है कि वापस जय भाई को बुलाते हैं समर में। तो जय भाई का सेशन अच्छा रहता है क्योंकि अच्छी डेप्थ से समझा देते हैं वो। और वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, आप देख सकते हो। क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने थोड़ी पैटर्न चेंज की थी। लास्ट टाइम जो जीवन क्रियाएं है, मन वृत्ति चित्त बुद्धि और आत्मा वाला, तो वो जीवन क्रियाएं लास्ट टाइम थोड़े कम टाइम मिला था। इस बार उन्होंने बहुत डेप्थ से लिया है। तो दोनों है शिविर, परिचय शिविर, लेकिन दोनों में क्रम चेंज कर दिया तो फर्क इतना पड़ा कि वो समझने में थोड़ा आसान। लास्ट टाइम जो नहीं लिया तो इस बार ले लिया उन्होंने। और तीसरी बार भी हमारी बात हुई थी कि जो पहले टाइम में मूल्य जो थे, तो मूल्य थोड़े कम डिस्कस हुए थे। तो अब जब आएंगे तब लेंगे पूरी परिचय शिविर। और उसमें भी हम सोच रहे हैं कि पूरी 7 दिन की पूरी करें हम, समर में 7 दिन की पूरी करें, क्योंकि 5 दिन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रह जाता है। तो देखते हैं कैसे अनुकूलता रहती है। और सेकंड, उसके साथ पैरेलल हम अध्ययन शिविर भी शुरू करेंगे। यानी यहाँ पे 3-4 प्रबोधक आएंगे, और उसमें से जो 1-2 है वो परिचय शिविर लेंगे, और 1-2 जो है वो अध्ययन में बैठेंगे। तो अध्ययन में इससे आगे, यानी कि ये तो सिंपल इंट्रोडक्शन है, इससे आगे और कुछ है। अध्ययन पूरी 14 बुक है, 14 बुक्स है, उसका अध्ययन कर सकते हैं हम। इसीलिए उसकी शुरुआत करनी है, तो वो शुरुआत नेक्स्ट टाइम से कर देंगे, ऐसा कुछ सोच रहे हैं। फिर आगे क्या होता है वो देखते हैं।
ठीक है, अभी जो मध्यस्थ दर्शन की लास्ट टाइम कहां तक बात हुई थी हमारी? दर्शन हो गया था, कहां तक पहुंचे थे? दर्शन हो गया था। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कि मध्यस्थ दर्शन अल्टीमेट क्या है। तो मध्यस्थ दर्शन को हम कंपेरेटिवली देखें तो जितनी आदर्शवाद में और भौतिकवाद, जो सबसे पहले आदर्शवाद आया, सबसे पहले आदर्शवाद यानी अध्यात्मवाद आया। आध्यात्मवाद में अल्टीमेट क्या था, जो आज भी चल रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी डाउन हो रही है। जितनी पहले इंटेंसिटी थी, उसका जितना प्रभाव था पहले, उतना प्रभाव आज नहीं है। वो हम देख सकते हैं, अपने घर में भी देख सकते हैं। जैसे जितनी आस्था के साथ हमारे मम्मी पापा जुड़े थे, उससे हमारी आस्था बढ़ी या कम हुई? थोड़ी कम हुई। ओके, उससे और नेक्स्ट जनरेशन जो आ रही है उसके अंदर वो बड़ी कम हुई? कम हुई। देखो, वो सही होता है ना, उसको कोई छोड़ता नहीं है। मानव जो सही होगा उसके साथ रहेगा। तो जो निष्कर्ष निकल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं इसलिए नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि उसके सेंटर में क्या था? ईश्वर केंद्रितवाद था। ईश्वर सब कुछ करता है, जो भी है ईश्वर करता है। आज भी अभी एक जगह पे मथुरा की बात कर रहे थे, एक यहाँ पे हमारे एक मित्र है, वो गए थे वहां पे। तो आज भी वहां पे ऐसी स्थितियां है कि आस्था के नाम पे कुछ भी पीरसते जाते हैं। हम देखते हैं ना, चैनल में भी देखते हैं, बहुत सारे संत महात्मा होते हैं, तो आस्था के नाम पे कुछ भी बोले जाते हैं और हम सुन भी रहे हैं। और कई लोग इतने आस्था में होते तो वो कर भी रहे हैं। जैसे ये समझने वाला कंटेंट है, इसके अंदर कुछ मानना तो है नहीं। अब इसके अंदर जब भी हम बुलाते हैं तो नॉर्मल जो संख्या होती है उसको बुलाना पड़ता है, समझो, आओ समझो, आओ समझो। और उसकी जगह पे कुछ यहाँ पे कोई ऐसा कोई कोई भी पाठ हो, अदरवाइज होते ना धार्मिक धार्मिक मेड़ावड़ा ऐसा बोल देते, धार्मिक मिलन जो होते हैं, जिसमें यहाँ बहुत सारे, मुझे नाम नहीं लेने, उसमें लोग उमट उमट कराते। तो वो क्या बता रहा है? वो ये बता रहा है, इसमें ऐसा भी बोलते हैं ना, चमत्कार के बिना नमस्कार नहीं। तो वहां चमत्कार बताए जाते हैं और फिर हमें भी लगता है, सब लोग बैठे और कोई नाम ले लेगा, वहां से वो उठ के आएगा, उसको लगा मेरा नाम कहाँ से मालूम हुआ। फिर वो एक दो बात बताएगा, हाय तो मेरे जीवन की ही बातें चल रही है। भाई हर एक घर में सेम चल रहा है। तू भी वो है। वास्तव में वो आपका नहीं बता रहे होते, वो खुद का बता रहे होते, लेकिन आपसे कनेक्ट हो जाता है। जैसे उसने कुछ बताया कि आपके पति पत्नी के बीच में प्रॉब्लम है, हाँ है, लेकिन वो खुद का बता रहा है, आप कनेक्ट कर लेते हो। हाँ मेरे घर में है, उसके भाई में और वहां कुछ चल रहा है, परिवार में कुछ चल रहा है, तो ऐसा चल रहा है, तो हाँ चल रहा है। तो वो बता रहा है खुद की, और आपको लग रहा है मेरी बात है, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरी प्रॉब्लम है, वो सबकी प्रॉब्लम है। तो ऐसा होता हुआ मैंने तो देखा है। ठीक है, हमें उसमें ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करना है, लेकिन ठीक है, इसका भी कुछ रोल है, इसके लिए भी कृतज्ञता है, इसके लिए भी कृतज्ञता है, बिकॉज ऑफ ये एक जर्नी है, जर्नी में तो ट्रायल एरर रहेगा ही। तो इसको ऐसा भी नकार भी नहीं रहे हैं। अच्छा है, इसकी वजह से आज परिवार बने हुए हैं। इसकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, आदर्शवाद की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, कि आज परिवार है। जैसे वेस्टर्न कल्चर में हम जाएंगे ना, तो वहां परिवार का स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि यहां पे जो आदर्शवाद था उसने उसको टिका के रखा। तो परिवार का स्ट्रक्चर होना वो उपलब्धि है। आज एक परिवार है, पति पत्नी बच्चे वो सब साथ में रह रहे, दो भाई साथ में रहते हैं, एक परिवार साथ में रह रहा, ऐसे मॉडल हमारे यहाँ पे है। तो वो एक अच्छी बात है, वो उपलब्धि है किसकी? देखो आज भी आप देखो, कोई मम्मी पापा बच्चे को भेजते हैं, किसी सत्संग में भेजते हैं, क्यों भेजते हैं?
क्यों भेजते हैं? मालूम नहीं है। कुछ अच्छा से, ओके, अच्छा सीखने में क्या सीखना है उसको? अच्छा सीखने में वो ऐसा है ना, वो मम्मी पापा की बात माने, पर्टिकुलर मेरी बात माने मेरी बात माने, दादा दादी को अच्छे से रखे, ये परिवार में सबके साथ घुल मिल के रहे, किसी से झगड़ा ना करे। अच्छा क्या सीखे वो? बस इसी को ही अच्छा बोलेंगे ना? कि फिर वो पूरे दिन भक्ति करे लेकिन सबके साथ लड़ता झगड़ता रहे? वो पूरे दिन मंदिर के आगे बैठ के भक्ति करेगा और जहां निकलेगा तुरंत सबके साथ झगड़ा करेगा, इसलिए तो आप भेजोगे उसको? ओके, कन्फ्लिक्ट भी आप देखो, एक सोचने वाली बात है। जिस महात्मा के पास हम बच्चे को भेजते हैं कहीं पे भी, और रेगुलरली भेजते हैं, उसको सुन भी रहा है, वो बच्चा उसका कहा मान भी रहा है, और घर घर पे अच्छा व्यवहार कर भी रहा है, पॉजिटिव सोचते हैं, नेगेटिव नहीं सोचना है। और एक दिन बच्चे ने ऐसा आपके आगे कन्फेस कर दिया, मुझे भी अभी संसार त्याग करना है और मुझे भी ये करना है, जिसको आपने बचपन से मुझे भेजा वो मेरे रोल मॉडल है, और मुझे भी अभी शादी नहीं करनी है और मुझे भी उनकी तरह बनना है। कितने लोगों को एक्सेप्ट होगा? नहीं होगा? होगा तो नहीं होगा ना? तो रियलिटी क्या है? यहाँ ही एक ड्यूअल माइंडसेट बन रहा है। हम जो नहीं करना चाहते वो कर रहे हैं क्योंकि हमें मालूम नहीं कि क्या करना चाहिए। गैप है ना, समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हम ट्रायल कर रहे हैं। तो ये चीजें बनती है ना, आप सोच के देखो ऐसा होता है कि नहीं होता है। अध्यात्म आदर्शवाद में दूसरा एक बात है कि भी रहस्य है। जब ईश्वर के बारे में किसी ने पूछा बच्चे ने कि भाई ईश्वर क्या है, तो आंसर किसी के पास नहीं है तो कि बताओ। जैसे पेन है, मैंने बता दी, लिख के बता दिया, हाँ देखो ये लिख रही है, इसको पेन बोलेंगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा? आ जाएगा ना कि इसको पेन बोलते हैं, इसे लिखा जाता है। अब ईश्वर कहाँ है, क्या करते हैं और कैसे उन्होंने दुनिया बनाई, बताओ। तो जो चीज रहस्य है वहां पे एक फियर फैक्टर रहेगा जो नहीं जानते हो। जैसे इसको सिंपली हम समझते हैं, एग्जाम आई, एग्जाम में एक पेपर आया, पेपर में एक क्वेश्चन ऐसा आया जो आपको आ रहा है, आता है आपको, यानी कि समाधान आपके पास है, तो उस क्वेश्चन को देख के आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कम होगा? क्लियर? ओके, एक क्वेश्चन ऐसा आया जो आपने आज तक देखा ही नहीं है, तो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। तो यहां ऐसी बातें हो रही है जो हमने देखी नहीं है आज तक, तो गैप रहती है। उस गैप की वजह से क्या होता है, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, उससे डील नहीं कर पा रहे हम। उससे डील करना जो है वहां पे गैप है, लेकिन फिर भी परंपरा से आ रहा है तो उसको हमने स्वीकृत करके चल रहे हैं। जैसे एक जगह पे मैंने सुना, देखो अभी भी जितनी भी लैंग्वेज जब अब मैं सुनता हूं ना तो थोड़ा मेरा ध्यान जाता है। एक आध एग्जांपल लेके आपको बताऊं, तो अभी मैंने सुना कि एक संत थे, उन्होंने ऐसी एक बात बताई कि शांति, विश्व में शांति चाहिए तो युद्ध जरूरी है, और युद्ध से ही अशांति पैदा होती है। देखो मैं वापस रिपीट करता हूं, विश्व में शांति चाहिए तो युद्ध जरूरी है, इसीलिए हमने न्यूक्लियर वेपन बनाए। आज क्यों बनाया हमने? हर एक देश ने वेपन बना के क्यों बैठा है? क्योंकि शांति चाहिए, और युद्ध से ही अशांति पैदा होती है। अब इसमें से मैं किसको मानूं? आपने कैसा आंसर दिया? डिप्लोमेटिक
इसको बोलते डिप्लोमेटिक। अब आपको जो चाहे वो मीनिंग निकाल लो आप। अब ऐसे ही संत महात्मा हमें कुछ समझा रहे हैं, हम घर पे जाके सोचते हैं कि मैं क्या करूं, युद्ध करूं ना करूं, करूं ना करूं। फिर लगता है कभी कभी किया जा सकता है। जरूरत पड़ी तो कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि क्योंकि मैं तो अपनी साइड को ऑलवेज ऐसा ही समझता हूं कि यार मैं तो जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं। यानी कि जब भी मैं हथियार लूंगा तो मैं सही के लिए ही लूंगा, सामने वाले ने गलत लिया है। मतलब आप समझ लो, एक एग्जाम्पल के तौर पे, कि जब हमें लगा कुछ दो कम्युनिटीज है और हमारी कम्युनिटी को कोई खतरा है, तो हमने हथियार उठा लिए। तो हमें लगा कि नहीं, हाँ वो संत महात्मा सही कह रहे थे कि हमारी कम्युनिटी को बचाने के लिए करना चाहिए। तो सामने वाला भी वही कर रहा है, तो झगड़ रहे हम। फिर वो झगड़ा बड़ा हो जाता है, फिर वो वैश्विक लेवल पे चला जाता है। जितने भी देखो, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, 2 हुआ, आप इसकी हिस्ट्री देख लेना, तो उसमें शुरुआत कहीं एक देश ने की थी। एक देश ने दूसरे देश पे अटैक किया। ओके, उस अटैक में फिर क्या हुआ कि एक जो था उसके साथ दूसरे देश जुड़ गए, और दूसरे के साथ और देश जुड़ गए, फिर सबने साथ में मिलके बड़ा झगड़ा किया। ओके, उस बड़ी चीज को मैं नहीं समझना है। घर में देख लो, आप दो लोग पास में रह रहे हो और दोनों के बच्चों ने कुछ किया। बच्चे ने घर पे आके बोला कि इस बच्चे ने मेरे साथ ये किया, तो मम्मी क्या करती है, चल मेरे साथ। वो बच्चे तो वापस खेलने लग जाएंगे, लेकिन वो झगड़ा कहाँ चला गया? ओके, फिर वहां चला गया और ठीक है, लेकिन फिर उनके परिवार तक भी जाएगा। फिर जितना बड़ा अहंकार उतनी बड़ी लेवल पे लेके चले जाएंगे हम उसको, लेकिन उसको वहां रोक सकते थे हम। छोटी छोटी चीजें है ना। तो ये छोटा यूनिट है, वो बड़ा यूनिट है, फर्क कुछ नहीं है। जब दो बड़े लोग भ्रम में रहते हैं, अहंकार में रहते हैं, तो बड़ा विस्फोट होता है। छोटे लोग होते हैं तो छोटा विस्फोट। विस्फोट तो हर जगह पे हो रहा है, होता है ना। जैसे हम अभी दिवाली आई तो छोटे छोटे क्या आते हो, हाँ, लसणिया। तो वो छठा पटाखा करेगा। अब उसकी जगह पे हम वो सुतली बम रखेंगे तो वो बड़ा करेगा। लेकिन दोनों में सिद्धांत तो एक ही लग रहा है ना, दोनों में सिद्धांत एक ही है क्या? दोनों में वो दारू खाना ही होता है और कुछ होता नहीं है, लेकिन वो बड़ा विस्फोट हुआ, वो छोटा हुआ। तो ऐसे स्टेटमेंट्स जब आते हैं तो क्या करना चाहिए? तो युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो संबंध है तो युद्ध नहीं है। जब संबंध समझ में आ जाता है तब युद्ध की नौबत नहीं आती है। जब संबंध में अविश्वास पैदा होता है तभी हम कुछ सोचते हैं कि यार मेरे प्रोटेक्शन के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो अभी जब हम ये चीजें सुनते हैं ना, तब हमें हम यहाँ सुन रहे हैं तब अच्छा लग रहा है, लेकिन बाहर उसको एप्लीकेबल नहीं कर सकते, क्योंकि बाहर हर जगह पे भ्रम लगा हुआ है। लेकिन शुरुआत हम अपने परिवार से तो कर सकते हैं ना, हमें बहुत ज्यादा नहीं करना है। एक बार परिवार में विश्वास के साथ जीना सीख ले तो दूसरे परिवारों के साथ भी हम सीख लेंगे। ज्यादा कोई बड़ा डिफिकल्ट काम नहीं है। इसलिए डिफिकल्ट नहीं है कि जिस पर्पस के साथ हम यहां आए हैं उस पर्पस के साथ जीना है। पर्पस क्या है? देखो, जब छोटा बच्चा भी होता है ना, माँ के कोख से जब वो जन्म लेता है, तब भी वो उसका डिफाइन होता है उसने जन्म किस लिए लिया। उसको सिखाना पड़ता है कि भी तुझे सुखी होना है, ऐसा कभी बोलना पड़ता है बच्चे को? कभी बोलना पड़ता है बेटा तू सुखी होने के लिए पैदा हुआ है, तू सुखी होने के लिए पैदा हुआ है? वो जितने भी एफर्ट लगाएगा किसके लिए लगाएगा? वो हो रहा है नहीं हो रहा है सेकंड मैटर। आज भी हम भी क्या कर रहे हैं, एक 80 साल का बूढ़ा भी क्या कर रहा है, एक यंग भी क्या कर रहा है, एक छोटा नया बच्चा भी जो जिसने जन्म लिया वो भी क्या कर रहा है? वो एक ही चीज कर रहा है कि उसको सुखी होना है। एफर्ट तो उस डायरेक्शन में है। नहीं हो रहा है वो अलग चीज है। नहीं इसलिए हो रहा है कि रास्ता गलत है, एड्रेस गलत है। बिना सही एड्रेस होगा कैसे, पहुंचोगे कैसे? तो इंसान को समझाना नहीं पड़ता है कि भी आप सुखी होने के लिए पैदा हुए हो। वो जितने भी एफर्ट लगाएगा वो सुख की तरफ ही जाएंगे।
लेकिन वो भ्रमवश एफर्ट है, इसीलिए सुख की जगह पे दुख मिल जाता है। जैसे हमें कोई एग्जाम्पल नहीं आता है और हम करने जा रहे हैं तो आंसर गलत आएगा, उसमें क्या बड़ी बात है। इसलिए बोलते हैं ना, इंसान गलती करने का अधिकार लेके पैदा होता है। वो गलतियां तो करेगा, लेकिन जब उसको सही रेफरेंस मिल जाएगा, सही बात समझ में आ जाएगी, उसके बाद वो गलतियां करना बंद कर देगा। जैसे मुझे एक सम नहीं आ रहा है, एक एग्जाम्पल नहीं आ रहा है और मैं कर रहा हूं, तो एक बार गलती की, 2 बार, 3 बार, 4 बार, किसी ने आके सही रेफरेंस दिया, ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है। अब मुझे सही आ गया, अब सही आने के बाद मैं गलती करूंगा, संभव है? अब मैं आ गया, मुझे वो एग्जाम्पल आता है, अब एग्जाम में वो एग्जाम्पल आ रहा, वो पूछा गया और मैंने उसका गलत आंसर लिखा, ऐसा होगा? जो समझ है तो गलती नहीं, और गलती है तो समझ नहीं। समझ में आ जाने के बाद गलतियां होती नहीं है, वो उसका प्रमाण है, वो उसका प्रमाण है कि हाँ मुझे ये चीज समझ में आ गई। अब मुझे समझ में आ गया कि भाई युद्ध की जरूरत नहीं है, संबंध पहचानना है, संबंध पहचान में आ जाएगा तो युद्ध की जरूरत नहीं पड़ेगी। संबंध नहीं समझ में आ रहे इसीलिए युद्ध है। तो विरोध के संबंध, युद्ध या संबंध, तो वो हमारे पास सिलेक्शन है। एक गलत रास्ता है, एक सही रास्ता है, हमें जो चाहिए वो हमारी मर्जी, हम जो चाहे वो चूज कर सकते हैं। तो अध्यात्मवाद में, आदर्शवाद में क्या हुआ? तो 3 चीजें कि ईश्वर केंद्रीयवाद हुआ, उसके सेंटर में कौन था? ईश्वर। सेकंड, वो रहस्य था, जो सेंटर में था वही रहस्य था, यानी कि वो समझ नहीं पाए हर एक इंसान। एक्सप्लेनेशन बहुत सारे हुए, कई सारी बुकों में भी हुए, कई सारी धर्मों, अभी जो कथाकथित धर्म है उसमें भी बताया गया है कि भाई ये चीजें हैं, इसको ईश्वर मानेंगे, इसको ये मानेंगे, लेकिन उसका कोई प्रमाण नहीं मिला। जो बता रहा है उसमें भी प्रमाण नहीं मिला, और प्रैक्टिकल भी वो चीज हम देख नहीं पाए। तो शब्द सुने हमने, शब्द का अर्थ समझने के लिए प्रयत्न किया, लेकिन सामने जो चीज यानी वस्तु थी वो नहीं पकड़ में आई। तो वस्तु पकड़ में नहीं आई तो फिर वो चीज रहस्य बन गई हमारे लिए। और उसके अंदर नॉर्मली जितने अध्यात्मवाद थे उसमें एक मॉडल चलता था वैराग्य वाला, सन्यास। ईश्वर प्राप्ति करनी है तो घर बार छोड़ के संसार में रह के हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संसार को माया बताया गया कि संसार एक माया है। तो माया में क्या होगा, हम नहीं कर पाएंगे। रियलिटी में परिवार ही एक मॉडल है जहां से वहां तक पहुंच पाएंगे। परिवार में जीना सीखना है, किसी को छोड़ना नहीं है। इसीलिए जब भी हमें संन्यास मॉडल में हमने सुना, बहुत सारा सुना, लेकिन वो मॉडल एक्सेप्ट नहीं हुआ हमें। आज कितने लोगों को वो मॉडल एक्सेप्ट है कि नहीं यार हम मैरिज नहीं करेंगे, हम चले जाएंगे। परिवार स्वीकृत करता है, अपना बच्चा बड़ा हो गया, एक दिन बोल रहा है कि नहीं मुझे संन्यास लेना है। कितने लोगों को एक्सेप्ट है? नहीं है। ओके चलो हमने एक्सेप्ट कर भी लिया, ऐसा भी मान लेते, उसको एक्सेप्ट कर लेते। तो क्या एक बंदा मैरिज नहीं करेगा और अस्तित्व में रहेगा तो वो मानव परंपरा को आगे बढ़ा सकता है? सब लोगों ने सन्यास ले लिया, मान लो, मानना ही है ना, कल्पनाशीलता में डाल दो, सबने सन्यास ले लिया, सबको अब ईश्वर की प्राप्ति करनी है, कोई मैरिज नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, तो क्या परंपरा आगे बढ़ेगी? तो वो भी एग्जिस्टियल मतलब अस्तित्व की वो डिजाइन है नहीं। जो नहीं है उसको क्यों देख रहे हैं हम? ऐसा भी आप सोच लो ना, एक्सट्रीम लेवल पे सोच लो कि सारे लोग ईश्वर प्राप्ति के लिए निकल गए और सारे लोगों ने सन्यास ले लिया, तो क्या वो सस्टेनेबल है? तो वो भी सस्टेनेबल नहीं है। तो अपना अभी परिवार मॉडल है वो ही सबसे बेस्ट है, उसमें ही हम उसको फिर जागृति क्रम में आगे बढ़ना है और परिवार ही हमारा उद्धारक बनेगा। क्योंकि देखो जब जैसे मैं मान लो मुझे फिजिक्स आ गया, मुझे अच्छा आता है, वो मैंने मान लिया है ना, जब तक मैं उसको दूसरे को सिखा ना पाऊं तब तक वो प्रमाणित होगा
मुझे कॉन्फिडेंस कब आएगा? जो मैंने समझ लिया वो मैं दूसरे को समझा पाऊं। सीधी सी बात है ना। और सामने वाला जब समझ लेता है तब मेरे में वो कॉन्फिडेंस एस्टैब्लिश हो जाता है। तब तक तो सिर्फ मेरा माना हुआ है। तो मानवीयतापूर्ण आचरण मेरे नॉलेज में, शब्दों में आ गया, लेकिन जो है तो मैं सामने वाले को समझा पाऊं, उसके साथ जी पाऊं। समझाना मतलब जीना, परिवार में जीना, और मैं उसके साथ जी पाऊं, तब मैं प्रमाणित होता हूं। और तब मेरा जो विश्वास है वो स्थिर हो जाएगा। हाँ, जो मैं सोच रहा हूं वो हो रहा है। तो इसके कई प्रमाण नहीं मिले इसमें, लेकिन क्या रहा, इसकी परंपरा नहीं बन पाई। बात मेरी पकड़ में आ रही है? इसकी परंपरा नहीं बन पाई। क्यों? क्योंकि वो स्वीकृत नहीं था। स्वीकृत होता तो उसकी परंपरा बनती। और जो मुझे समझ में आया वो मैं समझा नहीं पा रहा हूं। जैसे मेरे मम्मी पापा ने कुछ मुझे समझाया ईश्वर के लिए, कुछ भी, वॉट एवर, आदर्शवाद में जितनी भी बातें हैं, किसी ने कुछ लिख के दे दिया कि ऐसे ऐसे जीना चाहिए, 5 बजे उठो, ये करो वो करो, सबने समझा के लिखा कुछ, और वो बुक्स पापा ने मुझे दी और हर रोज याद करवाई, रटन करवा दी पूरा। जैसे मैं नींद में हूँ और किसी ने बोला कि बोल दो, तो मैं बोल जाता हूँ पूरे का पूरा एज इट इज। जो भी बुक है उसको एज इट इज में बोल लेता हूँ। लेकिन वो समझ में नहीं आया। समझ में आया तो कहाँ रिफ्लेक्ट होगा? कहाँ रिफ्लेक्ट होगा? जीने में। तो चीजों को याद रखना वो समझना नहीं होता है। हमने अभी ऐसा मान लिया है, हमारा मॉडल भी ऐसा है कि चीजों को याद रख लिया मतलब समझ लिया। समझना कोई अलग घटना है। समझना मतलब मेरे जीने में आना। मेरे जीने में आएगा तभी वो सामने वाला उसको समझेगा, तभी उसकी परंपरा बनेगी। उसके बिना उसकी परंपरा नहीं बनेगी। भौतिकवाद, तो यहाँ पे जो नॉर्मली बातें हुई ना, नॉर्मली क्यों ईश्वर प्राप्ति क्यों करनी है, तो उसमें एक चीज आई, क्या? पाप पुण्य। क्या बात आई? पाप होता है और पुण्य होता है। तो दूसरा क्वेश्चन एराइज हुआ कि पाप से क्या होता है और पुण्य से क्या होता है? तो पाप करते हैं तो नरक में जाते हैं, पुण्य करते हैं तो स्वर्ग में जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन हुआ कि नरक में क्या होता है? तो बड़ा सा एक तेल होता है, गरम तेल होता है, उसमें डाला जाता है और उसमें हमें तला जाता है। नहीं, ये तो नहीं चाहिए मुझे। तो उसमें क्या होता है? स्वर्ग में क्या होता है? तो आप बैठे हो इंद्रासन पे और आपके आसपास अप्सरा नाच रही है, ढोल बज रहे हैं और आप मजे ले रहे हो। यही हुआ ना? मैंने तो ऐसा देखा है, सुना है, टीवी में भी यही बताते हैं। आप देखो, टीवी में भी यही बताते हैं, क्योंकि वो भी हमारी संवेदनाओं के साथ खेलते हैं। आप जिससे प्रभावित होते हैं वो भी दिखाते हैं। आप प्रभावित होना बंद कर दो, वो दिखाना बंद कर देंगे अपने आप कि मेरी तो टीआरपी नहीं बढ़ रही। खून देखो, अभी खून बता रहे, गालियां बता रहे। आप देखो अभी सोशल मीडिया पे देखो, जितने भी सीरीज आ रहे हैं तो कितनी गालियां। जो बोलने में हम बहुत बार सोचते थे वो सारी चीजें ऐसे ही हो रही है। और कॉलेज वाले बच्चे ऐसा सोचते हैं कि यही ट्रेंड है ना, ऐसे ही जिया जा सकता है। तो ये चीजें जो है ना, क्योंकि हम उससे प्रभावित हो रहे हैं, इसीलिए हमको दी गई है। हम प्रभावित होना बंद हो जाएंगे, वो अपने आप बंद हो जाएगा। उनको तो टीआरपी से मतलब है। आप ईश्वर से प्रभावित होते हैं तो उसकी सीरीजें चालू हो जाएगी। आप खून खराबे से प्रभावित हो रहे तो उसकी सीरीजें चालू हो जाएगी। तो वो एक तरीका है कि भाई अभी पहले सेंसर बोर्ड था, अब है, उसमें देखो बहुत कितना वेरिएशन आ रहा है। पहले तो छोटा सा सीन होता तो काट देते थे, अब तो उसको वैलिड माना गया, क्योंकि उसके एक्सट्रीम पॉइंट पे जा रहे हैं हम। उसके धीरे 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 एक्सट्रीम पॉइंट पे जा रहे हैं, लेकिन वो क्रैश हो जाएगा, समय के हिसाब से क्रैश हो जाएगा। तो इसके अंदर नॉर्मली क्या है, ये आवेश है, और इसकी बाय प्रोडक्ट में ये निकला भौतिकवाद। तो सबको स्वर्ग चाहिए,
सबको स्वर्ग चाहिए, नरक किसको चाहिए? तो फिर क्या एफर्ट लगाएगा? पुण्य करेगा। तो पुण्य करेगा तो क्या मिलेगा? स्वर्ग। तो मरने के बाद मिलेगा, बेटर यहाँ ही बना लेते हैं। तो यहाँ ही इतनी सारी देखो ना, आर्टिफिशियल इतनी भौतिकता बना ली हमने। देखो अपने पास जितनी सगवड़ है ना उतनी तो पहले नहीं थी। आज से 200-250 साल पहले सोचे ना, तो आज एक आम इंसान जितनी सुविधा के साथ है ना उतनी सुविधाएं तो पहले कहीं नहीं थी। नहीं राम के पास थी, नहीं कृष्ण के पास थी, नहीं किसी के भी पास नहीं थी। कोई भी देख लो, आज से 250 साल पहले की हिस्ट्री देख लो तो वहां पे भी नहीं थी। इतना तो हम आज भी, फिर भी लग रहा है कि यार मेरे पास कुछ कम है, मेरे पास कुछ कम है। तो क्या कम है वो नहीं पता चल रहा है। रिलेटिव भी देखा जा सकता है ना उसको, कि भाई पहले क्या था, आज मेरे पास क्या है। तो संवेदनाओं के बेस पे हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन वो फाइनली फुल स्टॉप नहीं है, इसीलिए वहां पे खालीपन है, आज भी है। वो खालीपन इससे नहीं भर रहा है। तो खालीपन को समझना है। तो इसकी बाय प्रोडक्ट में जो स्वर्ग वाला कंसेप्ट था वो भौतिकवाद में जनरेट हो गया। इंसान तो कल्पनाशील है। मानव की व्याख्या हमने देखी ना, मनाकार को साकार करने वाला, मन में जो सोचेगा उसको बना लेगा, उतना उसका पोटेंशियल है। पहले तो एक सिर्फ रावण के पास एक था वो हवाई जहाज, पुष्पक। अपने पास तो अभी देखो ना कितने सारे हैं, जिसको जाना है वो जा सकता है। तो इससे और क्या सोचेंगे हम, कितना सोचेंगे? फिर भी हमें लगता है कि मेरे पास नहीं है, नहीं है, तो कुछ देखना पड़ेगा। तो ये भौतिकवाद है ना, उसके सेंटर में क्या आया? चीजें आई, वस्तुएं आ गई। तो ये वस्तु केंद्रित बना, और वस्तु से हम क्या कर सकते हैं? एक इंसान मैक्सिमम क्या कर सकता है? भोग सकता है, और कुछ नहीं हो सकता है। जैसे मेरे पास एक चीज खाने के लिए है, रोटी सब्जी, 2 चीजें हैं, और उसकी जगह पे मेरे सामने 50 आइटमें आ गई, तो मैं ज्यादा से ज्यादा क्या कर पाऊंगा उसको? मुझे तो खाना है, पोषण के लिए खाना है। अब 50 आइटमें होगी तो भी मैं क्या करूंगा? थोड़ा दुखी होके ज्यादा भोग लूंगा। ज्यादा भोगने से मेरा शरीर वापस उसकी हेल्थ बिगड़ेगी कि सुधरेगी? थोड़ा हम ज्यादा ना सोचे। जैसे मैं जब छोटा था ना तब इतनी वेराइटीज नहीं थी। एक गुल्फी वाला आता था और उस गुल्फी लेने के लिए बहुत सारे, अभी तो गुल्फियों की वेराइटीज कितनी हो गई पहले मालूम है, वो उसमें ठंडे पानी में बर्फ में रख के वो निकाल के देता था। पहले गांव में साइकिल थी तो साइकिल के लिए किराया चलता था। अब तो साइकिल कोई टच भी नहीं करता है। जैसे साइकिल पे जाना है यानी वो तो अपनी इंसल्ट हो जाएगी। 1 रुपये में 1-2 घंटा मिल जाता था। तो ठीक है, ये चीजें से हम भोग सकते हैं। इससे परिवार क्या हुआ? देखो यहां परिवार त्याग करने का मॉडल था, यहां पे परिवार अपने आप टूटने लगा, क्योंकि सबको सुविधाएं मल्टीप्लाई करनी थी। आज जितने भी झगड़े देख लो, जमीन के बारे में है कि कोई प्रॉपर्टी के बारे में, मोस्ट ऑफ झगड़े देख लो आप समाज में जितने भी, और गरीब से लेके अमीर तक देख लो। गरीब में झगड़ा होगा वो थोड़ा माइनर होगा, क्योंकि वहां कुछ बांटने जैसा है नहीं। क्या ज्यादा से ज्यादा क्या बांटे? जितने लोग बड़े हो गए, अमीर हो गए, वहां पे झगड़े बड़े हैं। तो ये जो डिजाइन है ना उसको एक बार देखना पड़ेगा। बिना देखे है ना समझ में नहीं आएगा। तो ये भी आवेश है। और जो अभी मध्यस्थ दर्शन है ना, उसके जो सेंटर में हम बात करते हैं, तो सेंटर में है मानव। देखो वहां पे सेंटर में कौन था? अध्यात्म में ईश्वर। ईश्वर कैसा था? रहस्य। फिर भौतिकवाद आया उसकी बाय प्रोडक्ट में। तो भौतिकवाद में सेंटर में कौन था? वस्तुएं। वस्तुएं यानी समझ में आया ना, वस्तुओं का लोड कहां पे आएगा? प्रकृति पे आएगा। अब एक इंसान को एक धरती उसके नाम पे कर देंगे तो भी वो पूरा सेटिस्फाइड नहीं होगा। सुविधाओं का ऐसा है, सुविधाएं अनलिमिटेड, इनफाइनाइट है। वो भी क्यों है? वो भी डिजाइन हम समझ सकते हैं, क्योंकि मुझे सुखी भी कैसा होना है? इनफाइनाइट होना है। तो मुझे लगा कि भी सुख कहां है? चीजों में। तो चीजें भी कैसी चाहिए? इनफाइनाइट।
क्योंकि मैंने मान के क्या रखा है, सुख कहाँ है, चीजों में, और सुखी कितना होना है मुझे, निरंतर, इनफाइनाइट। तो चीजें भी कैसी चाहिए, इसीलिए मेरी दौड़ लग रही है, वरना दौड़ अपने आप खत्म हो जाएगी। ये दौड़ इसलिए लग रही है। तो ये यहाँ पे वस्तु केंद्र में है, यहाँ पे ईश्वर केंद्र में था। मध्यस्थ दर्शन एक ऐसा दर्शन है जहां सेंटर में हम है, मानव है। तो पूरी व्यवस्था मानव से शुरू होगी, क्योंकि यहां 4 अवस्थाएं है ना, जो 4 अवस्था सब लोग जानते हैं ना, अदरवाइज इसमें आगे आएगी तो हम ले लेंगे। तो 4 अवस्थाओं में सबसे विकसित अवस्था कौन सी है, मानव ज्ञान अवस्था, और उसमें ही सारे प्रॉब्लम्स है। बाकी की 3 अवस्थाएं तो अपने जगह पे सही है। अब ये एक सही हो जाएगी ना तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और जो कंप्लीट होगा तब स्वर्ग बनेगा। इसीलिए लास्ट में जो मनोकामना है वो ये है, भूमि स्वर्गताम यातु, मानवो यातु देवताम, धर्मो सफलताम यातु, नित्य यातु शुभोदयम। मतलब भूमि स्वर्ग हो, मानव देवता हो, धर्म सफल हो, नित्य शुभ हो। धन्यवाद। नेक्स्ट में મળીએ આપણે।